हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सारे बच्चे। कल हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया के न्यूमेरिकल्स सारे कर लिए थे और आपने भी कुछ निकाले होंगे अपनी बुक में से। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। आगे का जो आज हमारा टॉपिक है वो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, नया जो टॉपिक है वो रेडियो एक्टिव विघटन का एक टॉपिक है। उसके लिए अपन एक क्वेश्चन बनाते हैं कि क्वेश्चन मतलब कई बार पूछा जाता है कि सिद्ध करो कि रेडियो एक्टिव विघटन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। सिद्ध करो रेडियो एक्टिव विघटन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब रेडियो एक्टिव विघटन क्या होता है कि उसमें एक परमाणु जो है वो विखंडित हो जाता है और एक या एक से अधिक परमाणु क्या कर देता है, देता है। अब हम मान लेते हैं कि एक रेडियो एक्टिव है ए, वो विघटित होता है और बी देता है। रदरफोर्ड और सोडी जो है वो दो साइंटिस्ट हैं। उनके अनुसार जो रेडियो एक्टिव विघटन की जो दर होती है ना, यानी कि जो रेट होती है, वो उस क्षण पर उपस्थित जो रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या होती है उसके समानुपाती होती है। मतलब किसी टाइम के ऊपर जितने रेडियो एक्टिव परमाणु प्रेजेंट हैं उनकी संख्या के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी अभिक्रिया का जो वेग है वो रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। माना कि हमने मान लिया कि विघटन के स्टार्टिंग में जो परमाणु हैं वो हमारे पास हैं एन, कैपिटल एन 0, और किसी टाइम टी, टाइम क्या ले लिया हमने, टी ले लिया। किसी टाइम टी पर उसमें जो परमाणु उपस्थित हैं वो हैं एन टी। तो जो विघटन की दर है वो क्या थी, विघटन की दर किसी क्षण पर, किसी क्षण पे, किसी क्षण का मतलब टी पे, तो उसके लिए परमाणु कितने हैं, एन टी। यानी कि इसका वेग लिखेंगे माइनस का डी एन टी बटे में डी टी समानुपाती किसके, उस क्षण पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी है, एन टी है। माइनस का डी एन टी अपॉन में डी टी बराबर समानुपाती का साइन हटाएंगे, क्या आएगा, लेमडा एन टी। लेमडा जो है वो क्या है, एक समानुपाती नियतांक होता है जिसको अपन रेडियो विघटन स्थिरांक या क्षयांक भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। माइनस का डी एन टी वो क्या था, डी माइनस का डी एन टी बटे में डी टी। तो डी टी को अपन अपन ने क्या किया, इस तरफ लेके चले गए लेमडा की तरफ, और एन टी को अपन क्या ले आए, इसके डी एन टी के नीचे ले आए। तो समीकरण क्या बन गई, माइनस का डी एन टी बटे में एन टी बराबर में लेमडा डी टी। समीकरण नंबर 2। इस समीकरण का क्या करते हैं अपन, समाकलन करते हैं। माइनस का डी एन टी बटे में एन टी बराबर में लेमडा डी टी, जैसे डी एक्स अपॉन, हाँ 1/x, पता है ना, 1/x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, ln x होता है या log x होता है। वैसे डी एन टी अपॉन में एन टी का समाकलन क्या होगा, ln एन टी। लेमडा का समाकलन होता नहीं है क्योंकि एक नियतांक है। डी टी का समाकलन होगा टी प्लस में सी क्या है, एक समाकलन नियतांक है। ये लिख लेना है एक तरफ, सी समाकलन नियतांक या स्थिरांक। अब स्टार्टिंग में वही कंडीशन अप्लाई करते हैं जो प्रथम कोटि में की थी। स्टार्टिंग में t बराबर 0 है, उस टाइम एन टी कितने थे, एन 0 थे। तो दोनों का मान किस में रख दें, समीकरण नंबर 3 में रख दें। एन टी की जगह तो हमने क्या रख दिया, एन 0, और टी की जगह अगर 0 रखते हैं तो लेमडा के साथ में उसको गुणा करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 प्लस में सी, यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का ln 0। इस सी की वैल्यू को समीकरण 3 में अपन क्या कर देंगे, रख देंगे। माइनस का ln एन टी बराबर में लेमडा टी माइनस का ln एन 0। लेमडा टी को एक तरफ ले आते हैं, लेमडा टी बराबर में इसको इस तरफ लेके जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ln एन 0 माइनस का ln एन टी। वही फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, ln m अपॉन में n का। तो ln m क्या है, एन 0 बटे में n क्या है, एन टी। लेमडा बराबर ln को हटा देंगे, टी को इस तरफ ले आएंगे, 2.303 बटे में टी log n 0 बटे में एन टी, समीकरण नंबर 4। अब अगर n 0 जो है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया में वो क्या था, a था, यानी कि रेडियोएक्टिव विघटन पदार्थ की प्रारंभ में मात्रा। एन टी जो है वो क्या था, a माइनस एक्स के बराबर है, रेडियोएक्टिव पदार्थ की t समय पर शेष मात्रा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, लेमडा बराबर में 2.303 टी log एन 0 की जगह a और एन टी की जगह a माइनस में x, समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 4 और 5
दोनों क्या करती हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण को दर्शाती हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव विघटन क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही है जैसे प्रथम कोटि अभिक्रिया किया था। इसमें केवल अपन ने क्या किया है, जो a और a-x की जो वैल्यू है वो n0 और nt मान ली, क्योंकि ये न्यूक्लियर है, रेडियो एक्टिव परमाणु विखंडन हो रहा है इसका, और k की जगह हमने क्या ले लिया, लैम्डा ले लिया। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है रासायनिक बल गतिकी के सिद्धांत। रासायनिक बल गतिकी के सिद्धांत में सबसे जो पहला सिद्धांत है या इम्पोर्टेंट सिद्धांत है ये आर्हीनियस का सिद्धांत। इसका एक्चुअल सही नेम क्या है, आर्हीनियस। वैसे अपन बोल देते हैं आरेनियस, लेकिन सही क्या है, आर्हीनियस। आर्हीनियस का सिद्धांत देखो, इस सिद्धांत में क्या है, सबसे पहले वांट हाफ एक साइंटिस्ट था, उसने अभिक्रिया के जो वेग नियतांक होता है, अभिक्रिया का वेग नियतांक क्या होता है, कि उसकी ताप पर निर्भरता के लिए, टेम्परेचर पर निर्भरता के लिए उसने एक समीकरण दिया। वो समीकरण क्या था, d/K/dt बराबर में ΔH/RT², जहाँ पे ΔH क्या होती है, अभिक्रिया की ऊष्मा, R क्या होता है, गैस नियतांक, T क्या होता है, परमताप। उसके बाद आर्हीनियस आया। ये समीकरण किसने दिया, वांट हाफ ने दिया। उसके बाद आर्हीनियस आया। आर्हीनियस ने क्या बताया कि जो अभिक्रिया ऊष्मा है ΔH, उसको सक्रियण ऊर्जा EA, सक्रियण ऊर्जा को लिखते हैं EA से, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा से संबंधित करके उसने एक समीकरण दिया जिसको क्या कहते हैं, आर्हीनियस समीकरण कहते हैं। तो K बराबर में AE माइनस का EA अपॉन में RT, ये उसका समीकरण दिया। K बराबर में AE माइनस का EA अपॉन में RT, जहाँ पे EA क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, इसलिए इसको क्या लिखते हैं, कैपिटल E, और उसके आगे क्या लगा देते हैं, A लगा देते हैं। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा अभिकारक अणुओं में निहित वह अतिरिक्त ऊर्जा होती है जो किसी भी सामान्य अणु के रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। मतलब एक सामान्य अणु में, मतलब एक नॉर्मल जो अणु होता है उसके अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो रिएक्शन में क्या कर सके, पार्टिसिपेट करे, और जो जितनी एनर्जी की उसको ज़रूरत होती है ना, वो क्या कहलाती है, उसकी सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, जो क्या होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। जिसके अंदर सक्रियण ऊर्जा जितनी ऊर्जा नहीं होती है वो रिएक्टेंट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। यहाँ पे ए जो है, ए क्या है, एक नियतांक है जिसको अपन क्या कहते हैं, पूर्व चरघातांकी नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्व चरघातांकी नियतांक। अब आर्हीनियस की कुछ संकल्पनाएं थी। ये जो K बराबर में AE माइनस का E अपॉन में RT है, ये कैसे आया है, ये अपन आगे क्या करेगा, ये सिद्ध भी करेगा। इससे पहले इसकी कुछ इसने पॉइंट्स बताए। क्या बताए थे, जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि अभिक्रिया में जो उपस्थित समस्त अभिकारक अणु हैं उसमें जो निहित ऊर्जा होती है वो समान नहीं होती। जितने भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट होते हैं सबकी एनर्जी क्या नहीं होती है, सेम नहीं होती है। अणुओं के मध्य परस्पर टक्कर से उनकी दिशा, वेग और ऊर्जा का मान क्या होता रहता है, चेंज रहता है। क्या होता है, रिएक्शन के अंदर जब वो सारे मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं तब वो आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, और टकराने की वजह से उनकी दिशा बदलती रहती है, उनका वेग बदलता रहता है, और उनकी ऊर्जा भी क्या होती है, बदलती रहती है। इसका मतलब कि समस्त जो अभिकारक अणु हैं उसमें ऊर्जा क्या नहीं होती, समान नहीं होती। ये उसने पहली बात बताई। दूसरी बात, जब अभिकारक के वे अणु जिसमें निश्चित मात्रा के बराबर या उससे ज़्यादा ऊर्जा होती है वो टकराते हैं तो किसका निर्माण होता है, प्रोडक्ट का निर्माण होता है, और इन अणुओं को कहा जाता है सक्रिय अणु। मतलब अभिक्रिया करने के लिए उसमें एक या तो निश्चित मात्रा में क्या होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा अगर उसमें ऊर्जा है, ठीक है, दो जैसे परमाणु हैं जिस उसमें मतलब इतनी ऊर्जा है कि वो प्रोडक्ट का निर्माण कर सकते हैं, इतनी ऊर्जा उनमें प्रेजेंट है, या उससे ज़्यादा उसमें क्या है, एनर्जी है, ज़्यादा है, तो वो एनर्जी जितना प्रोडक्ट बनाने में काम आएगी वो तो हो ही जाएगी, साथ में उसमें एनर्जी रिलीज भी हो जाएगी।
तो ऐसे अणु जिसमें इतनी ऊर्जा प्रेजेंट होती है वो अणु क्या कहलाते हैं? सक्रिय अणु कहलाते हैं। यानी कि सक्रिय अणु ही रिएक्शन के अंदर टकराएंगे और प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। तो सक्रिय अणुओं का होना क्या है? जरूरी। अणुओं के मध्य परस्पर टक्कर के फलस्वरूप कुछ अणु सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त करके सक्रियत अणुओं में चेंज हो जाते हैं। अब देखो तीसरी बात ये आ गई कि जिसके अंदर है ना सक्रियण ऊर्जा, मतलब इतनी ऊर्जा नहीं है उनके पास कि वो प्रोडक्ट का निर्माण कर सकें, फिर वो क्या करते हैं, किसी ऐसे अणु के साथ में टकराते हैं जिसमें सक्रियण ऊर्जा या उससे ज़्यादा ऊर्जा है। तो जो ज़्यादा ऊर्जा होती है ना वो क्या कर लेते हैं, जो दूसरा अणु जिसके पास कम ऊर्जा है वो क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है और क्या बन जाता है, सक्रियत अणु में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक एक्टिवेट मॉलिक्यूल्स बना लेता है जो आगे रिएक्शन करने के लिए क्या है, तैयार है। सक्रियण अणु अन्य सामान्य अणुओं की तुलना में कुछ ज़्यादा ऊर्जा रखते हैं। इस ज़्यादा ऊर्जा को ही अपन क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ताप बढ़ाएंगे तो सक्रियण अणुओं के अनुपात में वृद्धि होगी। मतलब जितना टेम्परेचर देंगे उतनी ही ज़्यादा सक्रियण अणुओं की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी और अभिक्रिया के वेग में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। सामान्य अभिकारक अणु जो नॉर्मल है और जो सक्रियण अणु जिसमें इतनी ऊर्जा है कि वो प्रोडक्ट का निर्माण कर सकें, एक तो नॉर्मल जो प्रोडक्ट का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं और एक सक्रियण अणु, उनके बीच में एक साम्य बना रहता है। साम्य बना रहता है मतलब सक्रियण अणु क्या करेंगे, टक्कर करेंगे किसके साथ में, सामान्य अभिकारक अणुओं के साथ में। तो जो सामान्य अणुओं में जो सामान्य थे ना वो तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सक्रियण में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो सक्रियण थे उनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सामान्य में कन्वर्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो उनके बीच में क्या बना रहता है, एक साम्य बना रहता है, एक रिलेशन बना रहता है। जब सक्रियण अणु से टकराएगा, जब एक एक्टिवेट मॉलिक्यूल से टकराएगा तो बनता है सक्रियत संकर, एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स। तो क्या बनता है, एक एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि उच्चतम ऊर्जा युक्त इकाई होती है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और फिर यही सक्रियत संकर जो है वो वियोजित होकर क्या बनाता है, प्रोडक्ट का निर्माण करता है। मतलब एक जैसे क्या होता है, एक नॉर्मल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, जब वो एक एक्टिवेट मॉलिक्यूल से टकराएगा तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो एक्टिवेट मॉलिक्यूल है, सक्रियण अणु है, वो मतलब घूम तो रहे हैं अणु उसके अंदर, तो वो किसी दूसरे सक्रियण अणु से टकराएगा तो उसके टकराने से क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। मतलब वो दोनों जुड़ जाएंगे और क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और फिर ये जो सक्रिय संकर है ये क्या हो जाएगा, टूटेगा और क्या बनाएगा, प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। इन संकल्पनाओं के आधार पे ये 7 संकल्पनाएं हैं इसकी। इन सभी संकल्पनाओं के आधार पे आर्हेनियस ने ये माना कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो सक्रियण अणुओं के क्या होता है, समानुपाती होता है। सक्रियण अणुओं के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि वेग समानुपाती सक्रियण अणुओं की संख्या, वेग समानुपाती का साइन हटाएंगे, बराबर A सक्रियण अणुओं की संख्या। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1 नाम। अब इसके आगे का अपन कल पढ़ेंगे, कल नहीं आज ही पढ़ लेते हैं। वेग बराबर में A सक्रियण अणुओं की संख्या, समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब एक नया साइंटिस्ट आया था, उसने बोल्ट्जमान, उसने ये बोला था कि बोल्ट्जमान के अनुसार किसी भी तंत्र में सामान्य से अधिक जो सक्रियण ऊर्जा के बराबर या अधिक ऊर्जा रखने वाले अणु हैं, मतलब किसी भी तंत्र में ऐसे अणु जो सक्रियण ऊर्जा रखते हैं या उससे ज़्यादा ऊर्जा रखते हैं, जिनकी ऊर्जा क्या है, या तो सक्रियण ऊर्जा के बराबर है या फिर उससे ज़्यादा है, उन अणुओं का जो अंश होता है ना, उन अणुओं का जो अंश होता है वो E-EA/RT के क्या होता है, बराबर होता है। E-EA/RT के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि E-EA/RT अपन क्या लिख सकते हैं, सक्रियण अणुओं की संख्या बटे में अभिकारक अणुओं की कुल संख्या। यहाँ से अपन सक्रियण अणुओं की संख्या निकालेंगे। सक्रियण अणुओं की संख्या बराबर E- में EA/RT
गुणा में अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या, वज्र गुणा करके सक्रिय अणुओं की संख्या को बाहर निकाल लिया, समीकरण नंबर 2 नाम दिया। समीकरण 1 हमने पहले ही दे दिया था यहाँ पे। समीकरण 1 और 2 से अपन क्या देखते हैं, समीकरण 1 में जो है वो वेग बराबर है ए बराबर सक्रिय अणुओं की संख्या, और समीकरण नंबर 2 में हमने सक्रिय अणुओं की संख्या का आगे फॉर्मूला निकाला है, तो वो फॉर्मूला किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो वेग बराबर में ए डॉट ई माइनस ई अपॉन में आर टी गुणा में अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, समीकरण नंबर कितना दे दिया, 4। अब द्रव्यानुपाती क्रिया नियम हमें पता है कि वेग क्या होता है, वेग बराबर होता है के और अभिकारक अणुओं की कुल संख्या के क्या होता है, वो समानुपाती होता है, समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 की जब अपन तुलना करते हैं तो इधर भी वेग है, इधर भी वेग है, तो वेग ये राइट वाला पार्ट है तो सेम है, तो लेफ्ट वाले पार्ट को अपन क्या कर सकते हैं, बराबर करेंगे। तो के अभिकारक अणुओं की संख्या बराबर में ए ई माइनस ई अपॉन में आर टी अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, इधर अभिकारक अणु की संख्या, इधर अभिकारक अणु की संख्या, दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्या बचेगा, के बराबर में ए ई माइनस ई अपॉन में आर टी, समीकरण नंबर 5। और यही क्या थी, आर्हीनियस समीकरण कहलाती है। आज यहीं तक पढ़ेंगे। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान से इसको देखना, ध्यान से इसको लिखना। अगर समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को मैसेज से पूछ सकते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय।